नमस्कार, इंडिया प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक शुक्ला। विपक्ष और सहयोगी दलों ने तमाम विरोध किया, उसके बाद भी सरकार ने साफ कर दिया कि वो अब आर्थिक सुधार की गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए तैयार नहीं है। किराना बाजार में एफडीआई के बाद सरकार ने कुछ और कड़े फैसले लिए हैं और कैबिनेट ने जहां पेंशन क्षेत्र में पहली बार एफडीआई को मंजूरी दी है, तो वहीं इंश्योरेंस में विदेशी निवेश की सीमा को 49% कर दिया है। सुधार के लिए बड़े फैसले। रिटेल के बाद पेंशन और बीमा की बारी। बीमा में 49% विदेशी निवेश। पेंशन में भी एफडीआई को मंजूरी। आर्थिक सुधार के दूसरे चरण में पेंशन और बीमा सेक्टर में एफडीआई को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। देश में पहली बार पेंशन सेक्टर को विदेशी निवेश के लिए खोला गया है। अब पेंशन सेक्टर में 26% तक विदेशी निवेश किया जाएगा। वहीं इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी गई। पहले इंश्योरेंस में 26% तक विदेशी निवेश की अनुमति थी, जिसे बढ़ाकर 49% कर दिया गया। इसके अलावा संशोधित कंपनी बिल को भी मंजूरी दी गई। दरअसल सरकार की दलील है कि एफडीआई से बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे आखिरकार उपभोक्ताओं को ही फायदा होगा। सरकार के फैसले से विपक्ष आग बबूला। सरकार भले ही आम आदमी को फायदा मिलने की बात कह रही हो, लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं है। दरअसल पेंशन में एफडीआई का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि पेंशन जीवन और मरण से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे बाजार के हवाले करना ठीक नहीं होगा। ठीक इसी तरह विपक्ष इंश्योरेंस में भी एफडीआई को जोखिम भरा बता रहा है। आर्थिक सुधार से ऐतराज नहीं, लेकिन जोखिम का भी रखना होगा हिसाब। सरकार ने एक बार फिर आम आदमी के फायदे और कमजोर अर्थव्यवस्था का हवाला देकर कड़े फैसले ले लिए, लेकिन सामाजिक सुरक्षा का हवाला देकर जो लोग पेंशन में एफडीआई का विरोध कर रहे हैं, उनका तर्क भी कम मजबूत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मल्टी बैन रिटेल के बाद पेंशन और इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश से क्या लोगों का फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल इंडिया प्राइम टाइम में आज खड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर कुर्बान अली जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बीजेपी नेता अमिताभ सिन्हा जी जुड़े हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ आरएसपी नेता अवनी रॉय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुर्बान जी, आपसे शुरुआत करेंगे। यही बड़ा सवाल है कि इंश्योरेंस और पेंशन, दो ऐसे सेक्टर जिसमें सामाजिक सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें एफडीआई का आना कितना अच्छा कदम है? देखिए, मुझे इस पे ऐतराज नहीं है अगर आम सहमति बन करके ये कदम उठाया जाता जी। इंश्योरेंस के मामले में और पेंशन के मामले को लेकर के पिछले 2 सालों से लगातार आंदोलन चल रहा है। कोई दिन शायद ऐसा नहीं जाता होगा जब जंतर मंतर पर इसके विरोध में धरना या प्रदर्शन ना होता हो जी। लेकिन इस सरकार ने तय कर लिया है कि हेल विद यू, चाहे वो अपने सहयोगी हो, विपक्षी दलों हो, आम लोगों की राय हो, उसको ये अपना फैसला जो उसने कर लिया है, किन वजहों से किया है मैं नहीं जानता। अब वो वजह थोड़ी दिखती भी है, जो दबाव है वो दिखते हैं, बहुत साफ है। हाँ। लेकिन सरकार उसको बताती नहीं है, और बताती है और ये कहती है कि देश हित में है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये देश हित में फैसले नहीं है। इससे आम आदमी की परेशानियां और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और जब तक इन सारे विषयों पर संसद में चर्चा ना हो, उनको इस तरह से पारित करना, इस तरह से लागू कर देना लोगों के ऊपर, देश के ऊपर, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। जी अमिताभ जी, बड़ा सवाल अब यहाँ पे ये खड़ा होगा कि बीजेपी क्या स्टैंड लेती है। अगर बीजेपी विरोध करती है तो कांग्रेस ये कहेगी कि आर्थिक सुधारों के खिलाफ है बीजेपी। अगर स्टैंड समर्थन में लेती है तो ये कह सकती है कि हमारा अच्छा कदम रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सच में अच्छा कदम है ये? क्योंकि एफडीआई का सेक्टर अब बढ़ाया जा रहा है, दायरा इसका बढ़ाया जा रहा है। देखिए, यदि सरकार कोई वाकई अच्छे कदम उठाए देश हित में और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करने के लिए इनसे कभी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि इस सरकार के पास दूरदर्शिता पूरी तरह से शून्य हो चुकी है
और वो अपनी अव्यवस्था और अराजक अर्थव्यवस्था की जो उन्होंने एक घालमेल बनाई है, उसमें देश की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो चुका है। ये वही स्थिति हो गई जैसे कि कोई एक व्यक्ति बहुत कंगालियत की हालत में है अपनी अव्यवस्था के कारण, अपनी मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स के कारण, और उसके बाद फिर वो चला किसी और दूसरे तरीके से फंड लेने, और फंड लेके कर्ज लेके, और उस कर्ज को बुरी अवस्था उसको पहुंचाएगी देश की अवस्था की तरह से। मैं यही कहना चाहता हूं यहां भी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विरोध किया वो बहुत ही एक तार्किक तरीके से, तकनीकी विरोध ये है कि जो अभी कुर्बान जी ने भी यही कहा कि बगैर किसी चर्चा के इतने बड़े आर्थिक सुधारों को यदि लागू करने की कोई उनकी मजबूरी है तो वो भी देश को बताएं क्या मजबूरी है, क्या डील थी, कितने पैसे का लेन देन हुआ, कहां कहां हुआ। जैसे मैं एफडीआई की बात रिटेल सेक्टर में करता हूं, खुदरा व्यापार में, इन लोगों ने ये बताना शुरू किया और मुख्यमंत्रियों को ये दे दी गई, मुनादी फिरवा दी गई केंद्रीय नेताओं के द्वारा कि सभी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने यहाँ रैली करें और ये दिखाएं कि जनता उनके साथ है। और क्या उसके साथ उसमें उन्होंने तर्क देना शुरू किया कि किसानों के हित में, किसानों के हित में, साथ में ये मूल रूप से सुधार करेगा अर्थव्यवस्था में। किसानों की यदि स्थिति ठीक है, जैसे आर्थिक सुधार किस लिए होते हैं, आर्थिक सुधार होते हैं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। अब ये जो कृषि से क्षेत्र में इन्होंने कहा कि हम रिटेल लाएंगे, तो उसके लिए उनके पास जो उदाहरण है वो अमेरिका और यूरोप के हैं। अमेरिका और यूरोप में जहां जहां रिटेल, बड़े रिटेल चेन्स हैं, जिन जैसे वॉलमार्ट की का ही उदाहरण लें, वॉलमार्ट जो पिछले 50 सालों से अमेरिका में है, लेकिन वहां लगातार कृषि की स्थिति दयनीय होती जा रही है। पिछले 14 सालों में सबसे भयावह वहां भूखमरी की स्थिति आज पैदा हो गई है, और सब्सिडी की स्थिति यह है यूरोपीय देशों में कि 21% का हर साल का इनको इजाफा करना पड़ रहा है, फिर भी औसतन रोज एक यूरोप में किसान जो है वो किसी कृषि क्षेत्र को तिलांजलि देके कोई भी रोजगार मजदूरी करना शुरू लेकिन बीमा और इंश्योरेंस के क्षेत्र में अमिताभ जी, बीमा कंपनियां ये कहती हैं, ये तर्क जो दिया गया है वो ये कि बीमा कंपनियां काफी दिनों से आग्रह कर रही हैं कि विदेशी निवेश इसमें बढ़ाया जाए, क्योंकि एक बड़े धन की जरूरत होती है खासकर बीमा सेक्टर में। तो अगर ये तर्क सरकार दे रही है तो कितना ठीक है, क्योंकि बीमा कंपनियां कह रही हैं लगातार। देखिए, बीमा क्षेत्र में यदि आप एक सीमा से आगे विदेशी निवेश लाएंगे तो उससे पूरे के पूरे जो हमारे यहाँ की जो एक सोशल इंश्योरेंस है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। और जो वाकई में आज इंश्योरेंस की जरूरत है, जैसे फसल बीमा के साथ साथ उत्पादकता बीमा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि किसानों को उत्पादकता की बीमा होनी चाहिए। फसल की बीमा का मतलब क्या, मतलब बीज का उसका खमियाजा मिल जाए, नहीं, जो उसको मूल उत्पादकता यानी जितनी भी उसकी उपज होने वाली थी, यदि वो मर गई है तो उतना पैसा वो मिले, उतना पैसे के बीमा हो। लेकिन यदि ये विदेशी कंपनी आएंगी तो किसानों को किसी तरह के बीमे की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा और आम किसान मरेगा। बिल्कुल। इसीलिए हमारे देश में जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, और सिर्फ व्यापारियों की सरकार यदि भारत के ये वर्तमान यूपीए कांग्रेस सरकार चाहती है तो इसका देश पूरी तरीके से विरोध करने के लिए तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के साथ है। बिल्कुल। अवनी जी, सामाजिक सुरक्षा, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। पेंशन की बात करें या बीमा की बात करें, भारतीय कंपनियों पर अभी तक विश्वास था, विदेशी कंपनियां अगर इसमें आएंगी तो क्या लोगों का विश्वास बनेगा? क्योंकि विकास की बात यहां पर की जा रही है, विदेशी निवेश की बात की जा रही है। अवनी जी, आपसे सवाल जी। एक ऐसा है कि हमारे देश में जनवादी व्यवस्था है। हाँ, हमारे ये तजुर्बा है देश की कि जब अंग्रेज ने पहले यहाँ व्यवसाय करने आया था, छोटी सी परमिशन ली थी तब की सम्राट से कि हमें परमिशन दी जाए। नतीजा क्या हुआ हमारे जानकारी है। जी। ये जो एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो हमारे देश में आ रही है, यहाँ तो पैसा लुटाने के लिए नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो जब पैसा लुटाने के लिए नहीं है तो इसके जो मुद्दा है कि प्रॉफिट करने की और ये पैसा अपने पैसा को बढ़ाने के लिए, तो वो तो उसी ढंग से देखेंगे। जो बात ये कहा जा रहा है, इन्होंने आज कांग्रेस वालों ने तय कर ली कि हमने मुख्यमंत्री को बताएंगे इसको समझाओ। हर कांग्रेसी सांसदों को कह रहे कि आप अपनी जगह जाके इसको समझाओ। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस की पार्टी ये जब मुद्दा लेके जा रहे हैं जनता के पास, तो जो जनवादी व्यवस्था में सबसे बड़ी जगह जो है वहां क्यों नहीं चर्चा की और इसको लाद रहे हैं। जी हाँ।
इसमें भलाई है, अच्छाई है, तुम जो कहोगे वही अच्छा है और बाकी सब उसमें विरोध करने वो सब बकवास है। जी, जी। ये जो कहने वाली बात है, जी, ये जो डिफाई करने वाली बात है, संसद को मान्यता ना देने वाली बात है, ये तो सबसे बड़ी गलती हमारे देश की भारत सरकार ने ये कर रही है। जो चीजों से जनता हर साइड से अपनी सुरक्षा को खोकर दूसरी जगह जहां जा रहे हैं, उसमें जनता की भलाई को पहले क्यों नहीं समझाएं? जी, क्यों इस बात को पहले जनता के सामने नहीं रखा कि इसमें ये आपका ये होगा ये होगा, आज क्या है सभी फायदा हो जाएगा। इनकी फायदा वाली चीज तो हमने देख ली। जिन्होंने आम जनता के लिए सरकार बनाई थी और वही सरकार आके आम जनता को रोज रोज कैसे महंगाई और इसमें से मार रहे हैं, वही सरकार हमारे देश की सरकार मार रहे हैं। और हमारे देश की पूर्वतन जो वित्त मंत्री थे, आज जो राष्ट्रपति बनी, उन्होंने कहा था कि हमारे ये आर्थिक संकट में हमने उतना नहीं फंसे कि हमारे देश में जो बैंकिंग और आर्थिक व्यवस्था है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में है। अब वही राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी देश में ये हो रहा है कि भाई पब्लिक सेक्टर की जगह इसको दे दिया जाए जी। और ये देने के बाद एफडीआई के दौरान जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सरकार फंस रही है और जल्दीबाजी कर रही है, इसीलिए कि इसमें फॉरेन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है, इन्वॉल्वमेंट है कि भाई इसमें आप इसको जल्दी करो, टाइम नहीं है, 2014 तक क्या होगा नहीं होगा ठीक नहीं है, जितना जल्दी करो और ये नतीजा ये फायदा लिया। जब भी ये सरकार जनता के ऊपर बोझ चबाते हैं, खास करके तेल में, आप देखोगे जब संसद बंद होता है तभी इन्होंने चालू करता है। तो संसद को अवॉइड करना इस सरकार की सबसे बड़ी अहम चीज है कि हम जनता के ऊपर बोझ तभी डालेंगे जब हमको संसद में किसी के साथ बहसबाजी नहीं करना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। तो ये तो राजतंत्र तो है नहीं। जनवाद व्यवस्था में अगर ये करें तो ये इसके जाहिर होता है कि ये सिद्धांत को या जनता को या जनता के प्रतिनिधियों से ये डरते हैं और अपने ये चीज को मनमानी चीज को उसको लाते हैं। तो कुर्बान जी, सच में क्या ऐसा ही है कि राजनीतिक रूप से सरकार ये दिखाना चाहती है कि मैं बहुत दृढ़ निश्चयी हूं, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, आर्थिक विकास की बात करके, तर्क देके, भले ही मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई पर लोगों का समर्थन उन्हें शायद ना मिल पा रहा हो तब भी? देखिए, मेरी तो ये निश्चित मान्यता है और राय है कि 1991 से जो ये तथाकथित आर्थिक सुधार चले हैं और जिसके जनक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे जाते हैं और जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत चौपट हुई है, खास करके आम आदमी के ताल्लुक से मैं कह रहा हूँ। मैं कॉरपोरेट कितना आगे बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है, हम विश्व की आर्थिक महाशक्ति सन 2020 में बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट पे जा रहा हूँ, मैं तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट पे जा रहा हूँ, मैं योजना आयोग के उस हलफनामे पे जा रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है और उसके हिसाब से देश लगातार गरीब हुआ है इन अर्थनीतियों के दुष्परिणाम। और इनके लिखने वाले कौन हैं? इनके लिखने वाले WTO है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष दोनों लोग IMF में रह चुके हैं, उसी की पेंशन पे ये गुजारा भी करते हैं ऐसा बताया जाता है। और अभी FDI के मामले में मेरी जानकारी ये है कि $60 करोड़ जो था वो पैसा सांसदों को और सरकार के लोगों को दिया गया एजुकेट करने के नाम पे कि विदेशी कंपनियां जो आएंगी FDI से उससे भारत का कैसे भला होगा। और एक और चीज इस सरकार ने तय कर रखी है, चाहे वो असैनिक परमाणु करार हो या उससे पहले आर्थिक नीतियों का मामला हो और अब लगातार ये FDI का मामला और बीमा और पेंशन का मामला, इस सब में सरकार ने ये तय कर लिया है कि जो होगा सो देखा जाएगा, हम अपने फैसले करेंगे, संसद को मात्र सूचित किया जाएगा प्रधानमंत्री के एक बयान के माध्यम से, उस पर कोई बहस नहीं होगी। ऐसे में विपक्षी दलों का ये कर्तव्य बनता है कि वो मांग करें कि संसद का तत्काल अधिवेशन बुलाया जाए, इस सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाए और इन सारे मुद्दों पर जो जन विरोधी नीतियां हैं वो तय होनी चाहिए। लेकिन मैं अफसोस के साथ अमिताभ जी से के सामने कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछला सेशन नहीं चल के इस सरकार को यह मौका दे दिया कि आज ये मनमाने फैसले कर रही है। तो अमिताभ जी, सच में ऐसा ही है क्या? क्योंकि स्टैंड तो अभी तक ऐसा ही रहा है। नहीं, कुर्बान जी की बात अपने जगह पे उन्होंने सोच समझ के कही होगी, लेकिन एक चीज में मुझे लगता है कि उन्होंने शायद अनदेखी की, जानबूझ के अनजाने में, मुझे नहीं पता, कि पुराना जो मुद्दा था वो मुद्दा देश की एक बहुत बड़े संसाधन, प्राकृतिक संसाधन की लूट का था। और उस लूट पर यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक
कुछ मांगे रखी और वो भी मांग ये रखी कि प्रधानमंत्री ने खुद वो लूट में हिस्सेदारी की है, इसलिए प्रधानमंत्री को अब नैतिक रूप से ये अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। और इस पे कोई चर्चा करने की बात नहीं थी, ये था कि प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सेदारी की है नहीं, और उनके ही मंत्रालय से लूट हुआ था, और वो लूट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही किया हुआ है, वो सीएजी ने, जो एक संवैधानिक संस्था है भारत की, उसने जो मुख्य महालेखा परीक्षक है, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी लूट हुई और प्रधानमंत्री के कलम से हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने यदि उस पे मुद्दे को देश के सामने रखने के लिए संसद में एक अवरोध खड़ा किया, और जो प्रजातंत्र का एक हिस्सा है, यहाँ विषय ये नहीं है कि संसद पिछला सत्र नहीं चला। यदि इनको इतनी ही ज्यादा, जो मैंने पिछले अपनी चर्चा में कहा कि इतनी ही ज्यादा जरूरत थी, तो वो स्पष्ट करें कि जरूरत क्या थी, क्या डील हुई, कितने करोड़ की, जो इन्होंने अभी कहा एक छोटे से राशि की बात की है, मैं तो बोलता हूं कि उससे कई गुना ज्यादा राशि बटी है कि इस निर्णय को करवाने में कि एफडीआई आए, क्योंकि एफडीआई इन रिटेल से जो बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने, और साथ में जो इंश्योरेंस की बड़ी कंपनियां हैं, जिनको यहाँ आके तुरंत, जैसे उन्होंने जब पैसा डाला जिस रात, उसके दूसरे रात से वो पैसा कमाने लगेंगे, तो वैसे यहाँ पर जो तैयार व्यवस्था भारत सरकार ने दी है, उसके लिए उनको एक बहुत बड़ी राशि मिलने की आशंका जताई जा रही है। यदि वो आशंका गलत है तो भी सरकार इस बारे में सफाई दे या पक्ष रखे कि यह इतनी गड़बड़ी, इतनी हड़बड़ी क्या थी, मैं माफी चाहता हूँ। और दूसरी बात, यदि वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, हाँ। क्या इन सब चीज से अर्थव्यवस्था सुधरती है? यदि अर्थव्यवस्था सुधरती तो जहां जहां रिटेल में एफडीआई है, यानी जहां जहां पर बड़े स्टोर्स खुले हैं यूरोप में और अमेरिका में, वहां वहां सब्सिडी किसानों को देनी मजबूरी हो गई सरकारों की। सब्सिडी देना कभी भी कड़े कदम नहीं माने जा सकते। सब्सिडी देने से अर्थव्यवस्था पे बोझ भी पड़ता है। तो आप किसानों को सब्सिडी देने के लिए बाध्य होंगे ये इस तरह के फैसलों को लेने के बाद। और यदि आपकी सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा तो आपने कैसे कड़े कदम लिए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। इसीलिए मैं इस विषय पे बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे अभी कुर्बान जी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाए, हाँ। आपको क्या लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लाएगी और जो यहाँ संख्या बल है लोकतंत्र का अभी संसद में, उसमें जो भ्रष्टाचार के भागीदार जितने दल हैं वो लोग इस अविश्वास प्रस्ताव को गिराएंगे, उसके बाद सरकार विजयी मुस्कुराहट के साथ आएगी कि हम तो अविश्वास प्रस्ताव में जीत गए। तो एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह कैसे नीचे उतर पाएंगे? देखिए ये सरकार पे आप अंकुश कैसे लगाएंगे? आपके पास एक ही हथियार है ना, प्रस्ताव नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव जो आया था नेहरू के जमाने में पहली बार, उस वक्त से लेके अब तक सरकार को घेरने की नीयत होती है, सरकार को गिराना मकसद नहीं होता। अगर आपने पहले ही ये मान लिया कि सरकार गिरेगी नहीं, अवनी राय साहब शायद मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि अगर संसद में ये मुद्दा उठाया जाए, उस पर चर्चा हो, तो आप सरकार को बेनकाब करने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके लिए तो शीतकालीन सत्र की आवश्यकता होगी, एक नंबर। और दूसरा, विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। अब जबकि सरकार अल्पमत में आ गई है ममता बनर्जी के बाद, तो ये मांग की जा सकती है। कहां अल्पमत में आई है? आप जरा संख्या के हिसाब से देखिए, समाजवादी पार्टी और बसपा, मायावती और मुलायम सिंह दोनों और इंश्योरेंस के मसले पर ये दोनों पार्टियां विरोध कर रही हैं। तो आप आश्वस्त हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं? खतरा इसलिए नहीं है। नहीं, एक चीज मैं अवनी जी, मैं सादर से आपसे एक मोहलत चाहता हूं। जो इन्होंने तुलना की 1950 के दशक की और 60 के दशक की राजनीति के स्तर की, उस राजनीति के स्तर पे आज क्या सत्ता पक्ष काम कर रहा है? आज यहां पर यदि हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उसमें ये निश्चित रूप से अपने को प्रूव करेंगे कि हमने तो संख्या बल, जैसे कि कैश फॉर वोट करके उन्होंने अपनी सरकार बचाई, नोट बांटे और अपनी सरकार बचा ली, यहां पर भी वही होने वाला। इसीलिए तो फिर हल क्या है आपके नहीं, पास? हल ये लोकतंत्र के अलावा हल क्या है? हम इस बात को सड़कों पे ले जाएंगे। अच्छा। हम सड़कों पे ले जाएंगे और हम जनता से बताएंगे कि जो पिछली बार 2009 में आपने गलती की है, उस गलती को आप दोबारा मत दोहराइए। हमारा ये कहना है। सड़कों पर जाकर सिर्फ बहस करने से, लेकिन संसद में जो बात रखने का हक है आपका, वो आप नहीं रख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम रखेंगे। संसद में जब सत्र आएगा उस वक्त यदि अविश्वास प्रस्ताव के लिए वाकई में ऐसी स्थिति बनेगी कि सरकार अल्पमत में आ गई है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन ये सिर्फ संसद में बहस करने से, कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष पे यानी भारतीय जनता पार्टी पे ये भी आरोप लगता है और मीडिया वालों से ही लगता है कि आप लोग तो सिर्फ संसद में बहस करके अपनी इतिश्री कर लेते हैं जिम्मेवारी की। सड़कों पे जाना और वहां पर लोगों को बताना और लोगों के आक्रोश को एक प्रतिनिधित्व देना, यह भी लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा काम है। लेकिन मल्टी ब्रांड रिटेल में जब एफडीआई की बात सामने आई
तो उसके बाद भी तो सड़कों पर आप लोग उतरे, उसके बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अवनी जी, सड़कों पर उतरने से क्या हल निकल आएगा? अंतिम फैसला नहीं है, मैं आपको बस इतना बता दूं, यदि इस सरकार ने इतने गलत फैसले लिए हैं तो ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। जनता इस बात को रेक्टिफाई करेगी, इसको सुधारेगी। अवनी जी, क्या सड़कों पर उतर के ही किसी मसले का हल निकल सकता है? हमारे दृष्टिकोण ये है कि हम चाहते हैं संसद किसके पास हो। तो जो बात हमारे साथी ने रख रहे हैं यहाँ जी, अफसोस के साथ कहें, हमारी अनास्था या अविश्वास के प्रस्ताव जो हम लाते हैं, ये ऐसा नहीं कि हम सरकार को गिराए, लेकिन सरकार की नीतियों के ऊपर हमारे विश्वास नहीं है। ये अगर बहस आती तो हम बहस इसमें कर सकते थे और उसमें होता कि भलाई हम हारे जाए और उसके साथ पैसा से हो और किसी तरह से हो, सीबीआई की डराव से हो, जैसे भी हो, वो अपना मत को पूरा कर लेते हैं और सरकार को बचा लेते हैं। वो भी जनता देखेगी सरकार को किस ढंग से बचाया जाता है, इसको क्या रूप है, किसको पैसा देकर बनाते हैं, किसको सीबीआई की डराव देकर बनाते हैं, किसको क्या मंत्री पद देकर बनाते हैं, किसको स्टैंडिंग कमेटी में लाके बनाते हैं। वो चीज अलग चीज है, लेकिन सरकार के नीतियों पर हमारे जो विश्वास नहीं है, हमारी अनास्था उसके ऊपर है। भला ही हम देश के वो सेक्शन जो हम जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सेक्शन कम से कम जनता के सामने होता, जो बात ये कह रहे हैं, हाँ। इतने आदमी हमारे पक्ष में है, हम जनता कम से कम उतने लोग हैं जो जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमिताभ जी, आपको सिर्फ मैं बताना चाहूंगा कि पिछले शासन 2009 के चुनाव के पहले जो कैश फॉर वोट हुआ, जिसमें आप लोगों की पार्टी भी जब समर्थन वापसी के बाद जब अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसमें क्या हुआ था, और सारी बहस के बावजूद जब सरकार जीत गई, उसने अपने को विजयी मुद्रा में देश के सामने प्रस्तुत किया और 2009 के चुनाव जीत गए वो लोग। इसी मतलब ये मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, विश्वास मत और अविश्वास मत से बहस का एक मौका तो जरूर मिलता है संसद में। बात सुनिए, संसद में ताला तो नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल नहीं, अकाउंटेबल अगर सरकार होगी तो संसद में ही होगी। अब आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि बयान करें। अच्छा, दूसरी चीज ये कि कोल का आपने संसद नहीं चलने दी, कोल आवंटन के मामले पर, उसके बाद में आप लोगों ने कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया इस सरकार के खिलाफ। वो किस चीज कहा, कोयला आवंटन के मामले पर नहीं, कोयला आवंटन में एक स्टैंड रखा जो भारतीय जनता पार्टी ने, उस पे वो कायम रही, लेकिन उस समय जितने भी चलने नहीं देना, ये कौन सा मतलब है? संसद को चलने हमें एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन, एक सेशन, लेकिन किसी भी कीमत पर संसद में कोई बहस ही नहीं होनी है, क्योंकि आप इस नतीजे पर पहुंच गए। कुर्बान जी, नहीं, मैं माफी चाहता हूं, आप उस श्रेणी में हैं कि जिनको ये कहा जाता है कि यू कांट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यदि वहां पर संसद में कोई विपक्ष के नाते यदि मजबूत प्रतिरोध वहां नहीं रख पाती भारतीय जनता पार्टी, तो ये कहते कि इतना बड़ा लूट और घोटाला हो गया, आपने कुछ नहीं किया, आपने तो 1-2 दिन बहस सिंबॉलिक रूप से वॉकआउट किया और उसके बाद फिर नॉर्मल रूप से संसद चलती रही। यहां संख्या बल है नहीं, विपक्ष के बाद सभी जो जितने भी भ्रष्टाचारी दल हैं, सब लोग एक साथ मिलकर सरकार बना देते हैं। जिस तरह से वो मनमानी कर रहे हैं, इसी तरह से आप नहीं, हम मनमानी कहा कर रहे हैं, हमने ये मनमानी कहा है, हमने तो ये कहा कि इस विषय पे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोल ब्लॉक के आवंटन संसद में बहस नहीं होगी तो कहां होगी? नहीं, आप मुझे बताइए। संसद में बहस होगी, लेकिन उसके लिए जो योग्य व्यक्ति है, पहले से आप तय कर लेंगे, आप प्री कंसीव नोशन के साथ में कि नहीं सरकार तो ऐसा करना चाहती है, इसलिए हम चलने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं, औजार आपके पास संसद है। हम नहीं कर रहे हैं। ये भारत की एक संवैधानिक संस्था CAG ने, महालेखा परीक्षक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इतने लूट को बढ़ावा दिया या लूट किया। चर्चा तो संसद में ही होगी ना, संसद में होगी। आपकी चर्चा करने से सड़क पे प्रधानमंत्री के साथ नहीं होगी जिसने लूटा है देश को। तो फिर आप संसद से इस्तीफा दीजिए, जो बोफर्स के मामले पे हुआ था। इस्तीफा फिर इसका मतलब है कि आपके अगर संसदीय उसमें विश्वास नहीं है, आप सड़क पे अगर विश्वास नहीं है तो आप उससे अलग हो जाइए। लेकिन आप माफ कीजिएगा, ये मत कहिए कि नहीं साहब इससे हमें उम्मीद नहीं है और वहां कुछ काम नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, इसलिए जो काम सरकार कर रही है, जो प्रधानमंत्री ने लूट में हिस्सेदारी की, उस प्रधानमंत्री तो उसको आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में अमिताभ जी फिर संसद में ना होकर कहां पर होगा? बयान देकर के सर नहीं, हमने उसके बाद उसके लिए पूरे देश में आंदोलन चलाया है। और आप चिंता मत करिए कुर्बान जी, आप यदि चाहें या ना चाहें, 2014 के चुनाव में इन सारे मामलों और घोटालों के बाद देश की जनता इस बार अपना निर्णय जो सुनाएगी, उससे शायद कहा कि 2009 में खरीद फरोख्त करने के बावजूद वो आगे सत्ता में, वो इसीलिए गारंटी नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2009 के गलती को बहुत बुरी तरह से भारत की जनता मान रही है इस बार। आप जाके यदि लोगों से कम बात भी करें ना, तो आपको पता चल जाएगा वो क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं भविष्य में नहीं जा रहा, मेरा सवाल ये कि ये हमारे पास औजार क्या है, तरीका क्या है, क्या संसद का कोई मतलब है कि नहीं है? नहीं, संसद में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। आप इस
नतीजे पे पहुंच गए। बिल्कुल, तो फिर जो सरकार कर रही है मनमानी, वही आप लोग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि लेकिन बहस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अमिताभ जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी मुद्दे का हल, माफी के साथ रुकना चाहूंगा अमिताभ जी, समय की कमी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी मुद्दे का हल अगर संसद में लोगों ने आपको चुनकर भेजा है तो हल वही निकल सकता है, सड़कों पर कोई हल नहीं निकला करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमान का, कुर्बान जी आपका, अमिताभ सिन्हा जी आपका और अवनी राजा का इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मसला यही है कि विरोध ठीक है, विरोध होना जरूरी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन संसद में होना जरूरी है। विशेष सत्र बुलाकर विरोध किया जा सकता है, सड़कों पर उतरकर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरीके के विरोध से एक फायदा जो यूपीए सरकार को मिल रहा है वो ये कि अपनी मनमानी पर वो उतर आई है, तानाशाही रवैया भी अब उसका दिखने लगा है। फिलहाल इंडिया प्राइम टाइम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।